काफ़ी अरसे बाद जो है वो हमारी इस तरह मुलाकात हो रही है। ट्रू, बिल्कुल सही बात है ये। कितने साल हो गए? एक्चुअली फेस टू फेस मुलाकात को काफ़ी साल हो सकते हैं अगर आप देखें तो। जब मैं आपके घर आके मिला था, पीएफ के पास, हुँ, वारिफ जान के पास, एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं पर वहीं पे, ठीक है? तो उसके बाद नहीं हुई मेरा ख़्याल है मुलाकात। नहीं हुई, उसके बाद नहीं हुई। और हाँ, मैं कल रात को एक और चीज़ देख रहा था पुरानी, तकरीबन 35 साल पुरानी। बहुत अजीब-सी फीलिंग आती है यार, पुरानी चीज़ों को जब आप दोबारा देखते हैं। नॉस्टैल्जिया हमारी मेरे ख़्याल में शायद उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है कि कॉन्सेप्ट ऑफ नॉस्टैल्जिया मुझे अब सही मानों में समझ आता है। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, सर मैंने अचानक मतलब ऐसे एक दफ़ा एक वीडियो देख ली जिसमें वो बता रहे थे कि नॉस्टैल्जिया का चक्कर क्या है। तो उन्होंने कहा कि नाम ऐसे हुआ था कि एक दफ़ा वो वॉर पे गए कुछ लोग, तो वो उन्होंने देखा कि लोग कुछ दुखी रहते हैं हर वक़्त, अपने जो मुल्क से बाहर आ गए हैं ना। तो उन्होंने कहा क्या मसला है? तो उनको पता लगा था वो होम सिक और वो एक बीमारी बन गई और उन्होंने मना कर दिया कि उनका लोकल म्यूजिक ना कोई बजाए, कोई लोकल फोकलोर्स ना कोई सुनाए, बंद करो क्योंकि वो नॉस्टैल्जिया से लोग जो है ना वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं। दे मिस देयर बर्थ प्लेस सो मच। पर इसके साथ एक और छोटी चीज भी जुड़ी हुई है। आपने कभी नोट किया है कि आखिर सारी दुनिया के इंसान व्हाई डू दे क्लिंग ऑन टू देयर ओल्ड स्टफ? एक बूढ़ा आदमी भी होगा, उसने अपनी बचपन की साइकिल शायद कहीं छुपा के रखी हो कोने में, या कोई खिलौना या कोई चीज। और इस तरह से आप एक और चीज देख लें कि बच्चे भी जो होते हैं, अगर आप नोट करें, आपका भी एक छोटा बच्चा भी आप देखेंगे ये होगा कि अचानक कोई चीज वो पकड़ेगा बच्चा जब, तो वो उसकी फौरन ओनरशिप ले लेगा उसी वक्त, चाहे वो उसकी है या नहीं है। वो कहेगा ये माइन है, बस अब ये लेट जाएगा, वो लटक जाएगा, वो कहेगा ये मेरा ही ऐसे ही, ऐसे ही। है। ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं हमारे जो बड़े मिस्टिकल से हैं। वी नीड अ स्टार्ट पॉइंट। अगर स्टार्ट पॉइंट आपके ज़हन में किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है, तो वो एक बहुत खौफ़नाक चीज़ हो सकती है। और अगर आपको एक अच्छे एंड एंड पॉइंट की उम्मीद नहीं है, तो वो भी खौफ़नाक चीज़ हो सकती है। तो ये ट्रू, बचपन की चीज़ें जो हैं, उनको अगर आप व्हेन यू होल्ड ऑन टू देम, तो आपको एक ट्रू, स्टार्ट पॉइंट का एहसास रहता है। एंड एब्सोल्युटली। आई थिंक दैट्स नॉस्टैल्जिया। लेकिन इमरान, जो मैं बात कर रहा हूँ ना एहसास नॉस्टैल्जिया का, अब मेरे दादा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जब वो बैठते थे और मैं देखता था कि वो 2-2 3-3 घंटे एक ही पोज़ में बैठ के, जैसे बंदा ट्रांस में नहीं होता, बिल्कुल। आँखें बंद हैं उनकी, जाग रहे हैं वो, और उनसे जब भी आप बात करेंगे तो वो एक बाकायदा विदाउट गिविंग द इम्प्रेशन कि वो किसी ट्रांस से बाहर आ रहे हैं, वो आपके जवाब देंगे, लेकिन दोबारा वो आँख बंद करे सो। मैं कहता था यार इस बंदे के पास 90 साल की यादें हैं, मेरे पास कितनी है? 25 साल की उस वक़्त में था, और मैं ही सोचता हूँ कि मैं ही किंग हूँ दुनिया का। तो ये दादा जब सिर्फ आंखें बंद करके सोचते ही रहे, तो उनको तो 90 साल और सिर्फ वो सोच ही सकते हैं। खूबसूरत बात। मुझे एक दफा एक दोस्त ने कहा था आपके बारे में, बहुत कनरसिया है वो, उसको चीजों की समझ वैसे है जैसे शायद हमें नहीं है या और लोगों को नहीं है। When was the first time you realized that you have a thing for finer details, art? मैं ये झूठ नहीं बोलना चाहता इस बारे में कि मुझे खुद ही कोई ऊपर से आया। मेरे फादर एनसीए में पढ़े थे, वहां से उन्होंने टेक्सटाइल डिजाइन किया था। और जब मैं पहली बार स्कूल गया, क्रिसेंट स्कूल लाहौर में, तो वहां पे वो हमारी मिस थी, उनकी वो बड़ी मशहूर टीचर थी मिस माजुबीन। उनकी एक एक, एक, एक उनकी शर्त थी कि हर हाल में बच्चे की लिखाई अजीम तर होनी चाहिए, यानी कि वो छोटा मोटा स्टैंडर्ड एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो पहले मुझे मेरे डैड ने क्लास वन में ही मुझे वो सिखाया, ट्रेसिंग पेपर पे कैलोग्राफी वगैरह। वहां से एक कुछ हो गया कि वो फिर मुझे चीजों की डिटेल एक अजीब सी नजर आना शुरू हो गई। Hmm. फिर उसके जब मैंने म्यूजिक सुना तो वो भी मुझे अजीब तरीके से लगा कि छोटा था मैं, पहला गाना मैंने माइकल जैक्सन का बीटीडी सुना, और वो वहीं पे मेरे कानों में उसकी बेस बीट, उसके वोकल अलग हो गए। उस तरह से वो उस लिहाज से हो गया था। वो एक बड़ी बात नहीं है कोई, लेकिन ये एक बस है कि वो डिटेल बेसिकली सेपरेशन की है मेरी। मैं चीजों को अलग अलग कर लेता हूँ, और वो जब आप अलग अलग करके उनको डाइसेक्ट कर लेते हैं, तो फिर वो आप डिटेल बहुत अच्छी देख लेते हैं, और वो याद भी आपको मेरे ख्याल में अच्छी हो जाती है ज्यादा। यू कैन रिटेन इट मोर, आई थिंक। ट्रू, सही है, मैं समझ गया हूँ। मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो बच्चे के पहले 7 साल होते हैं, वो हिप्नोसिस के होते हैं। वो जो भी उसके आसपास हो रहा होता है, वो हिप्नोथेरेपी हो रही होती है। उसको पता नहीं होता, वाओ। लेकिन सबकॉन्शियसली वो जो भी सुन रहा होता है, देख रहा होता है। अच्छा। You said that your father
was from NCA, so he was an artist. Do you think कि बचपन में आसपास ऐसा माहौल था जिसके अंदर hypnosis हो रहा था आर्ट का आपके ज़हन? डेफिनेटली हो रहा था, क्योंकि आपको आपको याद होगा कि वो जो अर्ली मिड 80s तक का जो टाइम था, वो भी काफी, पाकिस्तान में भी इसकी एक बड़ी रेट्रो थीम थी, बड़ा कलरफुल सा टाइम था जब लोग काफी, क्योंकि लोग खुश भी ज्यादा थे, स्ट्रेस उस वक्त कम था लोगों का, तो वो एक कलरफुल सी थीम्स थी आपकी हर जगह पे, बसंत हो रही है, बहार आई हुई है, यू नो ऑल दैट स्टफ वाज हैपनिंग ऑल द टाइम। तो वो एक्सक्यूज मी, उस वक्त हमारा पूरा कल्चर बहुत कलरफुल था। अब ये हो गया कि एक तरफ कुछ बंदिशें हैं, कुछ कुछ लोगों ने मजहब के नाम पे अपनी मर्जी के भी कुछ असूल आपको पेश किए हुए हैं, कि फिर वो अवाम जो वेस्टर्न से भी मिक्स होना चाहती है, तो वो एक हौज पौज मेस बनता है। हो सकता है कि हमारी अवाम इसके अंदर से एक नई आइडेंटिटी डेवलप कर ले एज अ सेपरेट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जो वो आइडेंटिटी थी वो वापस नहीं आ सकती है। आप इमिग्रेंट है, मैं भी इमिग्रेंट हूँ। अब पता ना, एक बड़ी सर्टन ग्रिट चाहिए होती है। अभी आपकी थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया पे वापस आता हूँ। हम लोगों में एक छोटी सी बहादुरी होती है कि हम लोग नॉस्टैल्जिक नहीं होते अपने होमलैंड के लिए, वरना हम वापस चले जाए। बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो बाहर के मुल्कों में आए और वापस चले गए, नो प्रॉब्लम, दे जस्ट वेंट बैक। तो हम में जरा थोड़ा सा टफ होते हैं, हम के जगह बिल्कुल नहीं है, कोई मानूसियत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर भी हम बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। इनफैक्ट कई दफा तो लोग अपना नाम जमा लेते हैं। तो एक पूरा, ये भी एक पूरा स्पेक्ट्रम मौजूद है कि किस तरह लोगों की साइकोलॉजी जो है वो उनकी, अगेन फ्रॉम द थिंग यू सेड कि उनका जो हिप्नोसिस है, मैं ये समझता हूँ कि वो फर्स्ट 7 ईयर जो है ना, वो मेरा ख्याल है इन पार्ट नहीं, वो कंप्लीट शेपिंग आपकी कर देते हैं कि आप अप्रोच कैसे करते हैं, क्या आप क्रिटिकल थिंकर हैं कि नहीं हैं। ये वो चीजें हैं जो बंदा मेरे ख्याल उस टाइम पे एक्वायर करता है। Let's divide people, expatriates, into two groups. एक वो लोग जो बहुत easily जलन हो जाते हैं एक और सोसाइटी में, और एक वो लोग जो कि बहुत इजीली नहीं जलन हो सकते और उनको होम सिकनेस जो पहले वाली बात थी वो जरा ज्यादा फील और करनी पड़ती है। एक चीज हमें सिखाई जाती है क्रिटिकल थिंकिंग, जिसकी भी आपने बात की। क्रिटिकल थिंकिंग इज अ वेरी साइंटिफिक, वेरी हार्डकोर, ब्लैक एंड व्हाइट मैथमेटिकल थिंकिंग यू हैव, जिस तरह सिखाई जाती है कि वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, दैट्स द बेस्ट बिजनेस, you know, high stress environment, bling blong, high achiever, deadlines, मेरा तो ख्याल है कि उस एनवायरनमेंट में क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत ही नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग तो है ही बहुत फ्लूइड और बहुत आर्टी और बहुत आर्टिस्टिक। और गोइंग बैक इनटू दोस कैटेगरीज, वो जो दो कैटेगरीज की हम बात कर रहे थे कि एक्सपैट्रिएट्स में, उसमें वो लोग जो थोड़े आर्टिस्टिक होते हैं, या थोड़े जो आर्टिस्टिक इज नॉट द वर्ड, जो थोड़ा फाइनर डिटेल्स को जरा जानते हैं, राइट, क्रिटिकल थिंकर्स अकॉर्डिंग टू मी, जरा ज्यादा इजीली जलन हो जाते हैं। अब आप और मैं हैं, हम लोग चले, हम हम्बल बनना चाहते हैं। इंसान में गरूर होता है, कुछ लोगों में होता है, इंसान में एक फीलिंग आती है कि इंसान का ही एक इमोशन है, ये कोई जानवरों का तो नहीं है। तो वो हम लोग जब जैसे एलिटिज्म होता है, एलिटिज्म, अब ये एलिटिज्म जो है इसको टोटली शन आउट कर दिया गया। मैं समझता हूं कि कुछ सिचुएशंस में ये अप्रोप्रिएट भी होता है। अब दो आपने ग्रुप बनाया एक्सपैट्रिएट के, एक ग्रुप है जो कि नहीं जेल हो पा रहा, वो हिजरत करके आ गया लेकिन उसकी हिजरत कामयाब नहीं हो रही है, जो भी मसला हो रहा है। एक ग्रुप है कि उसको मौका मिला और वो वैसे ही फुल जेलिन होकर उनके कल्चर का हिस्सा बन के आ रहा है। तो ये आपको पता लग रहा है दोनों में क्या फर्क है सर। अब एक बंदा, अब आप देखें कि एलिटिज्म जो है वो वेस्टर्न के अंदर भी हाई कल्चर को लोग पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं या अज्यूम करने की कोशिश करते हैं हाई कल्चर। जैसे कैनन होता है, राइट, कैनन होता है, जैसे कुछ बुक्स कैनन में चली जाती हैं, कुछ म्यूजिक कैनन में चला है। पीपल वांट टू अचीव दैट स्टेटस। जो लोग ये बात साफ है, ये आप कहेंगे घटिया बात है, लेकिन ये फैक्ट है, जो लोग पीछे रह जाते हैं, मैं उनके साथ हूं, मैं उनको आगे लाना चाहता हूं, लेकिन फैक्ट ये है कि वो सोचते हैं कि ये तो एलीट हो गए, अंगूर खट्टे हो गए। ये एक, और ये सिर्फ कोई, मैं ये नहीं कहूंगा ये हमारी पाकिस्तानी कौम, ये दुनिया की हर कौम में इंसान सारे तकरीबन एक जैसे हैं। आप ये देखें कि आप ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, आपने देखा कि नो पार्किंग का जो साइन है, वो एक गाड़ी जहां नो पार्किंग होती है वहां कितने साइन उन्होंने लगाए होते हैं। गोरों को तो इवॉल्व हुए, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बने 200-300 साल हो गए, 500 साल हो गए, अभी भी इनको अपने लोगों को समझाने के लिए इतने बोर्ड क्यों लगाने पड़ते हैं। हमारे मुल्क में सियासतदान आते हैं, वो लॉ नहीं बनाते। भाई लॉ बनाने में तो खर्चा भी कोई नहीं है, अकल का खर्चा है, क्रिटिकल थिंकिंग की अकल का खर्चा है, वरना लॉ बनाना। एक लॉ बना दीजिए कि मिसाल कर मैं कहता हूँ लाहौर में या पाकिस्तान में आप ट्रैफिक साइंस लगा दें, उन पे लिख दें कि आपने ये इशारा तोड़ा तो 25,000 जुर्माना।
भैया आप ना इन्फोर्स करें, क्या आपके ख्याल में 20, 30, 40, 50% लोग सिर्फ वो पढ़ के डिटर नहीं हो जाएंगे? आप बाद में आराम से इन्फोर्स कर लें। हाँ, और ये एक इंसान की बड़ी अच्छी जो है ना वो कॉन्सेप्ट है कि अगर हम 2 साल 3 साल उसको इम्प्लीमेंट ना भी करें इमरान, तो वो इवेंचुअली इंसान जो है ना अगर नो पार्किंग पे जाके खड़ा हो रहा है तो उसके सबकॉन्शियस में एक बात आ रही है कि मैं गलत कर रहा हूँ, और 3 साल बाद चल करके नहीं आता, नहीं करना, बस और दैट्स इट। लिखा है उस पे कि 15,000 पाउंड, 15,000 रुपए जो है ना ये इसके जुर्माना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे ही है। तो डर तो जाएगा, क्यों घबराएगा तो सही। एक बार वो गाड़ी ट्रू। छोड़ जाएगा, बार बार देखेगा कि टिकट तो नहीं लग गई है। इमरान गिटारिस्ट भी है, इमरान पियानो भी बजा लेता है बहुत अच्छा, इमरान क्या नाम है एनिमेशंस भी कर लेता है, इमरान इज द गो टू गाय व्हेन एनीवन इज stuck in any technical hitch in regards to any kind of any form of technology. इमरान जो है वो लिरिसिस्ट भी है, इमरान के साथ के पास लोग कुछ प्रोडक्ट लेके आते हैं हल्का सा, और उसकी राय भी लेते हैं कि यार ये प्रोडक्ट जो है चाहे वो जिस मर्जी आर्ट फॉर्म से हो, परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म से, और इमरान उसके ऊपर एक अच्छी राय दे देता है, एक कनरसिया की राय दे सर देता है। इमरान बयानबाजी खुद क्या है, इमरान लाइक इफ यू हैव टू पिक अप वन नोट आउट ऑफ ऑल दीज, तो वो कौन सा नोट है कि जिसके बाद बाकी सब नोट्स जो हैं वो इमरान के लिए साइलेंट हो जाते हैं और उस एक नोट के ऊपर जिंदगी गुजार सकता सर मेरी एक्सप्लेनेशन तो, आई लव टू बी एन आर्टिस्ट बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट रियली आर्टसी। मैं एक सोल्यूशन प्रोवाइडर हूँ बेसिकली। आप रिसोर्सफुल सोल्यूशन प्रोविजन जो है ना, ये मेरा बेस्ट जो मेरी ट्रेड है ना, उसमें मैं कोई भी रिसोर्स यूज कर लूंगा, कोई भी प्लेटफॉर्म आ जाए, कोई भी सॉफ्टवेयर आ जाए, कोई भी चीज आ जाए। हाँ, म्यूजिक मेरा स्पेशल लव है, स्पेशल 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 लव है, आर्ट और म्यूजिक। बट उसके अलावा मेरी मेरी जो अप्रोच होती है वो सोल्यूशन की होती है। आई नीड अ सोल्यूशन। So what I wanted to ask was, if you have to pick one art or performing art form, what is closer to you? Would you say strings, piano, or सर बाय फार एक्सपोनेंशियली फार प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ठीक ये बहुत है। जरूरी है कि लोग इस बात को समझें कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक छोटी सी, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। एक बड़ी प्रॉपर रिसर्च आई है जिसमें उन्होंने लोगों के ब्रेन स्कैन की। कोई पियानो बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई चेस खेल रहा है, कोई स्पोर्ट्स कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई राइटिंग कर रहा है। उन्होंने कहा है, और ये टेड एड की वीडियो मैं आपको लिंक भेजूंगा, उन्होंने कहा है कि द डिफरेंस बिटवीन प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट एंड एवरी अदर एक्टिविटी इन द वर्ल्ड, इवन आर्ट्स और नॉट, दे आर ह्यूजली डिफरेंट। म्यूजिशियन के ब्रेन में जब आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, अब एक स्किल हो गई इंस्ट्रूमेंट बजाने की, फिर एक स्किल हो गई नोट्स पकड़ने की, फिर आपकी कंरशिया हो गई कि आप सही मेलोडी में रह रहे हैं, और फिर आप इवेंचुअली बिग म्यूजिक भी बना रहे हैं। इसमें आपकी ब्रेन का ईच एंड एवरी सेक्शन एंगेज होता है। और वो कह रहे हैं कि इट्स एग्जैक्टली लाइक आप जिम में जाके वर्कआउट करते हैं ना पूरी बॉडी का, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे फुल बॉडी वर्कआउट होता है। हर एक को दें, अपने बच्चों को दें, इससे बड़ी मेंटल एक्सरसाइज कोई नहीं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं यहाँ पे बैठूँ और मैं देखता हूँ इमरान बैठा है और इमरान कहता है आई एम अ सोल्यूशन प्रोवाइडर, और मैं एक यंग बच्चा हूँ, आई गेट इम्प्रेस्ड एंड आई वांट टू बी अ सोल्यूशन प्रोवाइडर एज वेल, और उसके पीछे पूरी उम्र है इमरान की, here, there and बिल्कुल। there. So going back to तो the same question is, how do I brain train that I don't get brain drained? क्योंकि अगर मैं इन हर चीज में पंगा लेना शुरू करूंगा तो साल में तो मैं पागल हो जाऊंगा। हो सकता है, बिल्कुल ऐसा है। पहली बात तो ये है कि यू मस्ट स्टे क्लोजर टू योर हार्ट। जो आपका दिल पसंद करता है ना, हो सकता है आपको अभी आपकी उससे मुलाकात ना हुई हो। दिस इज अ बिग फैक्ट कि आपकी फेवरेट चीज जो आप करना चाहते हैं उससे आपकी भी मुलाकात ही ना हुई हो। तो नंबर वन है, एक्सप्लोर करने में आपने डरना नहीं। आपको मैंने कंप्यूटर दिया, अब आपने पहले कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, प्लीज आपने ये घबराना नहीं है कि आप कंप्यूटर खराब कर देंगे। आप कर दें खराब, आप कर दें, आप सब कुछ क्लिक कर दें, सब कुछ खोल दें, जो मर्जी करें, कुछ नहीं होता। ये आपने फ्री हैंड से चीजों को एक्सप्लोर करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। नंबर टू ये है कि जब आपको जो चीज पसंद आ जाए अपनी, हाँ, उसमें अपने आप को आपने खुद ट्रेन करना है। आप किताबें पढ़ें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बेतहाशा लामहदूद सवालात की बुछाड़ करें। इतने सवाल पूछें, इतने सवाल पूछें कि अगला बंदा पागल हो जाए। जिस तरह राइटर्स ब्लॉक होता है ना, उस तरह एक सक्सेस ब्लॉक भी होता है मेरे ख्याल में। कि जब आपकी सक्सेस होने वाली होती है ना, वो पाउलो कोएल्हो ने भी लिखा था कि जब आप सक्सेस होने वाली होती है तो आप खुद ही अपने आप को रोक देते हैं। वो राइटर्स ब्लॉक, वही बात कि मैं भी वही से डिस्कस कर रहा था अपने दोस्त से कि यार वो एनिमेशन बनाते हैं, तो उसने कहा कि यार इसको पहले और बेहतर कर। मैंने कहा मैं बिल्कुल इसको और बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको बेहतर से बेहतर से बेहतर बेहतर करता रहूंगा तो फिर वो बेहतर ही होता रहेगा, पब्लिश नहीं होगी। True. आई मस्ट से कि आप ये काम करें।
और एक और चीज है जैसे कहते हैं ऑकम्स रेजर। ऑकम्स रेजर है कि द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज ऑलवेज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। True. इमरान कहते हैं आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस, वो छाड़ कर दिया क्वेश्चंस की। बिल्कुल, मैं भी इसी टीचिंग के साथ बड़ा हुआ और सबने कहा कि नो क्वेश्चन इज अ स्टूपिड क्वेश्चन, सो आस्क। पाकिस्तान में तो यही था। जब मैंने सवाल पूछने शुरू किए इमरान, तो मुझे जवाब मिलता था यू आर नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चन, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट नाउ, बिकॉज जब आप एक खास मकाम पे पहुंचते हैं तो जब आपने सवाल पूछना होता है तो आपके पास वो रूम फॉर एरर नहीं होता कि आप गलत सवालात के साथ अगले का भी टाइम ज़ाया करें, और बिकॉज यू डोंट गेट दैट चांस अगेन। सो सही सवालात जिंदगी में कैसे पूछे जा सकते हैं? तो आप इसमें एक छोटा सा फैक्टर आ जाता है जो किसी हद तक थोड़ा सा आपके कंट्रोल से बाहर था एक जमाने में, अब नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये पहले इसलिए कंट्रोल से बाहर था कि आपको अपने मामू या चाचा या अब्बू से जाके ही सवाल पूछते थे, या अम्मी से जाके सवाल पूछते थे आप। उनकी नॉलेज भी थी, लिमिटेड थी, जो भी था, या उनके अपने बिलीफ्स भी हो सकते हैं। अब आपके पास है गूगल। अब आपके सवालों के जवाब देने वाला बंदा जो है वो माइंड नहीं करेगा। तो आपका गलत सवाल करें आप, मैं फिर वही आऊंगा कि गलत सवाल आप करें, फिर आपको उसका जब जवाब गूगल पे नजर नहीं आएगा तो आप खुद ही अपने सवाल को ठीक करना भी सीख लेंगे। आखिर सीखना तो पड़ेगा ना। शुरू में तो सारे ही गलत सवाल पूछेंगे, आप उसको ठीक करें। ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल करते रहे, ट्राई करते रहे। अच्छे से अच्छे कीवर्ड्स डेवलप करें अपने, कि आपके कीवर्ड जो है कम से कम कीवर्ड में मैक्सिमम नॉलेज हो जाए। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने सर्च करना है जी कि मैं अपनी जो है ये आर्थराइटिस कैसे ठीक करना चाहता हूँ। ठीक है, आपके कीवर्ड्स पक्के होने चाहिए। आप सिर्फ लिखें आपको जहां दर्द है बस उतना लिखें, नी पेन, फटीग, बस, और कुछ ना लिखें। You can do this because you may have that caliber where you can slightly on the caution side. Okay, यार ये जो चीज़ है ना ये बकवास है, मैं नहीं मानता। लेकिन इमरान मेजॉरिटी ऐसी नहीं है। They will hit Google. ये भी जरूरी बात आपने छेड़ी है बहुत। They will hit Google. बहुत जरूरी बात है। Headache, blurring of vision, पेट में दर्द, you will die tomorrow. मोस्ट 90% ऐसा ही आएगा। हाँ ठीक है ना, तो वो उस पर बिलीव करके इतना ज्यादा बिलीव करेंगे, और फिर आपको पता है कि हमारी इस बारे में बात हो सकती है कि बिलीव हाँ, इसमें मेरा ख्याल मेरी गलती है। इसमें मेरी गलती है क्योंकि मुझे एक डिस्क्लेमर देना चाहिए था, क्योंकि मैंने गलती से बगैर सोचे मेडिकल की एग्जांपल दे दी जो मुझे नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो एक इंतहाई गलत एग्जांपल है। क्योंकि इंटरनेट से प्लीज कभी भी मेडिकल एडवाइस नहीं, मेरे से गया, आई अपोलोजाइज एंड रिट्रैक्ट दैट। इंटरनेट से आपने एडवाइस नहीं लेनी कभी भी मेडिकल, क्योंकि वहां तो मोस्टली आपको यही बताया कैंसर हो गया। मैं आपको बताता हूँ हर दफा कैंसर ही आएगा, कुछ हो जाए कैंसर आना। लेकिन जो बात है ना, आपकी अच्छी बात जो है वो छांटी करना जो है कि क्या सही है क्या गलत है, उसमें भी आप उसमें दो रूल अप्लाई होते हैं। अगेन एक रूल आपके कंट्रोल में है और एक रूल आपके इतना कंट्रोल में नहीं है। जो कंट्रोल में नहीं है वो आप समझ लें आपकी ओपिनियन का है। जो आपकी ओपिनियन है कि सोर्स कौन सी जो है वो ज्यादा रिलायबल है, दैट इज गोना बी योर ओपिनियन। You can say Fox News, I can say CNBC, ठीक है। However, अगर आपका एक माइंडसेट है और आप अपनी तरह के माइंडसेट के लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तब आप देखेंगे वो सारा ग्रुप मोस्टली किसको फॉलो कर रहा है, वहां जाके आपको बेहतर जवाब मिल सकते हैं। True. ऐसे ही है, ये सही है, आइडिया है। सही है। क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस की फ्रस्ट्रेशन इमरान मैंने बहुत पढ़ी है, सीखी है, समझने की कोशिश की है एज अ रिफ्लेक्स बीइंग अ मेडिक, और आपने गुजारी है। और मजे की बात उसकी इंटेंसिटी का मुझे एहसास हुआ ना, मेरे ख्याल में आई मस्ट गिव क्रेडिट टू यू व्हेनेवर आई मीट यू। अगर पहला नहीं, दूसरा नहीं, तो तीसरा सवाल जो है वो डेफिनेटली तेरी एक छोटी स्किन कंडीशन है उसके बारे में जरूर होता है। उससे मुझे एहसास हुआ कि यार कितना इंटेंस होता है किसी क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन के साथ रहना। एक ऐसी चीज जो आपके साथ कॉन्स्टेंटली, मैं टैटू नहीं करवा सकता पर्सनली, आई लव बॉडी आर्ट। मैंने एक जमाने में 2 हफ्ते के लिए सीखने की कोशिश भी की थी, नहीं सीख पाया, लेकिन जस्ट बिकॉज इट इज परमानेंट। ठीक है, वो टैटू रिमूवल लेजर्स होती हैं और ऐसे वो उस पे आई डोंट, इट्स ऑलवेज टैटू रिडक्शन, नेवर टैटू रिमूवल, दैट्स अ मिसनोमर। राइट, जस्ट बिकॉज इट्स परमानेंट तो मैं इसलिए नहीं करवा सकता। और एक क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन के साथ रहना
एक ऐसी चीज जो कि आपको डिसफंक्शनल नहीं करती, रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, एज सच सोशली आपके लिए वो कोई किसी किस्म की भी वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इट्स देयर, यू वेक अप विद इट, यू स्लीप विद इट, राइट। हाउ डू यू फील अबाउट इट? सो एक पहली बात तो एक सोशल इसका इफेक्ट है, क्योंकि स्किन जो है वो आप लोगों को दिखाते हैं, और आपकी स्किन पे कुछ निकल आए तो लोग तो समझेंगे वो हो इसको क्या हो गया, दूर हो जाओ, हमें लगना चाहिए। एक तो वो सोशल इम्पैक्ट काफी इसका होता है, कुछ डिजीज का सोशल नहीं होता, इस वाली का है। अब जैसे मेरी जो सोराइसिस थी वो सोरियाटिक आर्थराइटिस में तब्दील हो गई, तो वो आर्थराइटिस जो है उसका काफी जरा सवियर होता है, और अगर आपका काबू ना आए तो नॉर्मल कन्वेंशनल मेडिसिन से, तो फिर वो बायोलॉजिक्स की तरफ बात चली जाती है, और उनके अपने साइड इफेक्ट्स है और एक लंबी कहानी है, ठीक है। लेकिन फिर इवेंचुअली मैंने डिसाइड कर लिया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्सेस क्वांटिटी ऑफ लाइफ, इट इज व्हाट इट इज। तो बाकी क्रॉनिक डिजीज के साथ यही होता है कि आप मेरे से बेहतर अपने सिम्टम्स को मैनेज करें। आप चलिए लेट मी पुट इट दिस वे, ये जो क्रॉनिक डिजीज होती है ना, जब ये ऑन हो जाए ना, तब तो सीन बैड हो जाता है। तो आपका फोकस, और ये बात मुझे अब एज अ पेशेंट समझ आई है कि आपका जो फोकस है वो कितना जरूरी है, जिसको हम बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझते, प्रिवेंशन। वो प्रिवेंशन जो हम नहीं करते, क्योंकि इंसान की नेचर है, जब तक इमरजेंसी ना हो तब तक वो जाता नहीं। अगर आपके ऐसे दांत में सुराख हो गया तो आप बैठे रहेंगे, जिस दिन इन्फेक्शन होगी 2 दिन नींद नहीं आएगी, फिर ही आप जाएंगे अस्पताल, वरना बैठे उसका इंतजार करते रहेंगे। ये पता नहीं क्या मसला है, इंसान इमरजेंसी से पहले नहीं बात काम शुरू करता। लेकिन मैं अब कैसे लोगों को ये करूं, आप लोग मुझसे चंदा ले लें, पैसे ले लें, पर ये मेरी बात मान लें कि प्लीज प्रिवेंशन एक बहुत बड़ी चीज है। हर इंसान को बीमारी हो सकती है अगर वो अपनी डाइट और ये और वो और एक्सरसाइज ठीक ना रखे। कम से कम एक्सरसाइज तो कर लें, एक्सरसाइज के बगैर तो आप फारिग है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो फिर आप बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। आप कोई जिंदगी में कोई खुशी नहीं होगी आपकी। बॉडी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, बॉडी आपकी बने ना बने वो एक अलग बात है, लेकिन एक्सरसाइज नहीं है तो आपकी जिंदगी में ना खुशी है, लथार्जी है आपकी जिंदगी में, आप डिप्रेशन में जाएंगे। ये सब एक्सरसाइज ना करने की वजह से। जितना अपनी जिस्म को तकलीफ दोगे उतना वो आपका साथ देगा, बिल्कुल, जितना उसको जिगर बनाओगे ना वो भाग जाएगा। ऐसे ही एक्सरसाइज का ताल्लुक जो है बॉडी बनाने से नहीं होता, एक्सरसाइज का ना ना, ताल्लुक बॉडी रखने से होता है। जिंदा तो बड़ी रहे। बड़ी प्यारी बात की आपने। सिर्फ एक मुझे ये बात बता दें कि आपकी तो पर्सनालिटी माशाल्लाह ऐसी है, अल्लाह की तरफ से बिस्टोर्ड है, आपके हैप्पी गो लकी हैं, और आप यू टेक थिंग्स इन देयर ट्रू इन द फेस वैल्यू काइंड ऑफ अ थिंग। लोग परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं बीमारियों के साथ, और वो उसको अपने ऊपर ऐसे तारी कर लेते हैं कि वो जैसे everything is going to end tomorrow. सर कोपिंग की बात है ना, अपनी आपके साथ क्रॉनिक आ गई है तो सर आपको इसके लिए खुद कंट्रोल लेना पड़ेगा। देखें, आप दुआ करें, आप दवा भी करें, आप वो करते तो हैं, ठीक है, लेकिन यू हैव टू टेक कंट्रोल। इसके लिए मैं एक छोटी सी एक और बात कहूंगा, शायद कुछ लोग ना पसंद करें या ना यूज करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इसके लिए मराकबा या मेडिटेशन, जो कि योगा का भाई है या उसका साथी है, उसका हिस्सा है। दूसरा, यू हैव टू टेक चार्ज। अगर आप बैठ जाएंगे कि चलो खुद ही अल्लाह ने बीमारी दी और खुद ही वो ठीक कर देगा, दैट्स गोना बी अ प्रॉब्लम। अपने जहन की बड़ी गेम है। अगर आपने जहन को बताएंगे मैं बीमार हूं, तो अगले दिन आप डबल बीमार हो। अगर आपने अपने जहन को ये नहीं कहना कि मैं बीमार नहीं हूं, बीमारी तो हो गई, आप है अनवेल है, लेकिन आपने आपको ये बताएं कि आज मैं बेहतर हूं, आज मैं बेहतर हूं। यहां से आप स्टार्ट करें। टुडे आई एम बेटर, आई एम मोर बेटर टुडे, आई एम मोर, और अच्छा आज और अच्छा दिन। बस इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप जोड़ें साथ में, और यही है ना ऑर्केस्ट्रा हमारी जिंदगी का। सारे साज बज रहे हैं इकट्ठे, अब वो सारे इकट्ठे बजेंगे तो अच्छी म्यूजिक बजेगा, एक आधा साज आउट हो जाएगा तो खराब हो जाएगी आवाज। मैं म्यूजिक की एग्जांपल ही दे सकता हूँ। सर अच्छी एग्जांपल है ये, तो बात होगी क्रॉनिक डिजीज को मैनेज करने की। आप पैंडेमिक को भी ऐसे ही मैनेज करें, बिकॉज बड़ा अजीब सा मुझे लगेगा कि आप न्यूयॉर्क में बैठे हैं, व्हिच इज द सेंटर ऑफ दिस होल मैडनेस एट द मोमेंट, और अगर मैं आपसे ये ना पूछूं दैट हाउ यू आर डीलिंग विद दैट, ऑल्दो मैं नहीं चाहता था कि हम कोरोना वायरस पे बात करें, बिकॉज यू नो it's all around us, and मेरा पॉइंट है कि लोगों को वहां से निकाला जाए उस माइंडसेट से। लेकिन do you deal with that in the same way as well? टच करना चाहिए हमें, बिल्कुल टच करना चाहिए। देखिए सर, ये जरा लाइट वायरस है इन अ वे कि मैं ये इसको डिस्काउंट नहीं कर रहा, लेकिन अगर किलर वायरस हो तो आपको लगेगा आप घर में बंदा मर जाएगा, बाहर और लोगों को नहीं लगेगा। जरा मीडियम किलर वायरस होगा तो बंदा जरा उठ के बाहर निकल जाएगा और वो दूसरों को लगा देगा। तो ये जरा मीडियम किलर वायरस है, एक्सट्रीमली जालिम नहीं है, तो इसलिए ज्यादा फैल रहा है कि फौरन नहीं मारता इंसान। ये इसके फायदे की बात है, वायरस का फायदा है। तो हमारे लिए ये है कि हमें
अब हम लोग इतने एडवांस नहीं है कि हम भी छोटे छोटे वायरस बनाए और वो जाके उस वायरस को मार दे। हम इतने ही भी एडवांस है कि हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम डिस्टेंसिंग कर लें। इससे ज्यादा इंसान एडवांस नहीं है। कोई हमारे पास लेजर बीम नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कोई सैनिटाइजिंग बीम्स नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। वी ओनली हैव दिस, लॉकडाउन इन योर हाउसेज एंड डू द थिंग। आगे आप और मैं दोनों जानते हैं कि रिस्क कम हो जाएगा, कर्व जरा फ्लैट हो जाएगा, लेकिन वैक्सीनेशन आने के 2 साल बाद आप खुली हवा में खुले तरीके से सांस ले सकेंगे और आप दोबारा उन एयरप्लेन्स में और ट्रेनों में और वैसे ट्रेवल कर सकेंगे जब आपको वैक्सीन के आने के भी 2 साल बाद। इमरान कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट नहीं है, लेकिन ओ इमरान प्लीज। जो है वो हर कॉन्स्पिरेसी थियरी या हर थियरी के ऊपर एक इंटेलिजेंट ओपिनियन रखता है मेरे लिहाज ट्राई से। करता हूँ सर मैं। तो what's your take on that angle of this whole madness, this whole दिल virus thing, टूटता है जिसके मेरा ऊपर उस बात एंगल की? पे, मेरा दिल टूटता है उस एंगल पे। यार कंस्पिरेसी थ्योरी जो है ना वो इंसान खुद बनाता है क्योंकि हम उसको एंजॉय करते हैं, इसीलिए उस पर फिल्में बनती हैं। इंसान की थोड़ी नेचर में ना ट्रेजेडी को एंजॉय करना है। अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं गाड़ी लगी हो तो ट्रैफिक वहां जैम इसलिए नहीं होती कि रास्ता बंद होता है, इसलिए ट्रैफिक जैम होती है कि लोग स्लो होकर देखते हैं कि हुआ क्या हुआ। शायद थोड़ा सा खून नजर आ जाए, शायद कोई भेजे के पीस नजर आ जाए, शीशे टूटे हुए नजर आ जाएंगे, गाड़ी मैंगल्ड अप नजर आ जाएगी। somehow people enjoy tragedy। जिस फिल्म में बड़ी ट्रेजेडी होती है, इनमें मेन हीरो मर जाता है, वो हिट हो जाती है। इंसान ट्रेजेडी को एंजॉय करता है, ये एंटरटेनमेंट है। तो कंस्पिरेसी थ्योरी भी उसकी एक छोटी शाख है जिसमें आपको आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि ये हमें मारने के लिए इजाद किया गया है, तो एक फियर का आ जाएगा और वो फिर आपका वो पूरा हो जाएगा, आपका वो जो है शौक। Hmm. दिस इज ऑल ट्रेजेडी, लव, कंस्पिरेसी, लव फॉर ह्यूमन बीइंग्स। If you हाँ। can turn back time, if you have a magic wand and you could change one thing, just one thing. टाइम जाया करने की जितनी भी चीजें थी ना, सिर्फ जहां जहां मैंने टाइम जाया किया है वो मैं टर्न बैक करूंगा उन चॉइसेस को। कि एक पॉइंट था, मैंने म्यूजिक बनाना शुरू किया, उसके बाद मैंने उसको उस तरफ प्रोफेशनली परस्यू ही नहीं किया, मैं वहां जाके वो चॉइस चेंज कर दूं। बस सिर्फ टाइम सेविंग, टाइम जाया ना करने की जो चॉइसेस हैं वो सिर्फ मैं चेंज करूंगा टर्न बैक टाइम करके, और बस दैट्स इट।